फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो कॉमन सीरीज हो जाता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को जानेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी प्रेरणा एक प्रक्रिया है, अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, किसी की रुचि जगाना, मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट, किसी के हित को बनाए रखना, या कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट, किसी के हित को नियंत्रित करना, या आपका ऑल ऑफ द एबोव। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबोव यानी उपरोक्त सभी। तो यहां पे जो आंसर आपका हो जाता है वो डी हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबोव हो जाता है, यानी कि किसी की रुचि जगाना, किसी के हित को बनाए रखना, किसी के हित को नियंत्रित करना, प्रेरणा एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डॉट डॉट देन डायरेक्ट मेथड। इसमें द्विभाषी विधि प्रत्यक्ष विधि की तुलना में कम डैश डैश कम है। तो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, कॉस्टली महंगा हो जाता है, और उसके बाद प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक हो जाता है, और हेल्पफुल यानी कि आशावान हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन यानी कि कॉस्टली यानी महंगा हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हो जाता है द कैट फिल डाउन डैश डैश द वेल, यानी बिल्ली गिर गई डैश डैश, कहां गिर गई तो कुएं में गिर गई। अब इसमें क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे, या ऑफ यूज करेंगे। इन मतलब क्या होता है, में, किसी के अंदर यानी में, जैसे आप घर में है, घर के अंदर है तो वहां पे इन यूज करेंगे ना। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, किसी से, है ना, जिस तरह से बोलते हैं किसी से, तो वो फ्रॉम हो जाता है। इनटू मतलब में होता है, और आपका ऑफ मतलब का होता है। तो द कैट फिल डाउन डैश डैश द विल, यानी कूद के, जंप करके। तो जहां पे जंप करने की बात आए वहां पे क्या होता है, तो वहां पे इनटू होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेदर यू डैश डैश योर ब्रदर कम, यानी यहां पे क्या कह रहे हैं कि ना तुम डैश डैश तुम्हारा भाई आया, यानी बट और विद या नॉट। तो इसमें बट यानी कि परंतु यानी लेकिन हो जाता है, और या और का मतलब या ही तो होता है कि या, और विद मतलब साथ में हो जाता है, विद मतलब साथ में हो जाता है, के साथ, और नॉर मिस क्या हो जाता है तो आपका हो जाता है से। तो इस तरह से जो इसमें आंसर आएगा आपका वो डी ऑप्शन यानी कि नॉर हो जाता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ही इज अफ्रेड डैश डैश मैड डॉग्स विद बाई ऑफ फ्रॉम। विद अभी आप लोगों ने देखा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि विद मतलब होता है, यानी ही इज अफ्रेड डॉट डॉट मैड डॉग्स, इसकी हिंदी क्या होती है, वो डरता है पागल कुत्तों से। अब पागल कुत्तों से इसमें क्या लगाना है, विद लगाना है, बाई लगाना, ऑफ लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो विद के लिए के साथ, और बाई मतलब द्वारा हो जाता है, और ऑफ मतलब का हो जाता है, और फ्रॉम मतलब से हो जाता है। तो किससे डरता है, तो पागल कुत्तों से डरता है। और यहां पे क्या यूज करेंगे कि पागल कुत्तों यानी ऑफ, यानी सी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि का विकास किसने किया, तो देख लेते हैं मैक्सिमिलियन बार्लिट्ज, सी जे डॉटसन, कृपा के गौतम, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो मैक्सिमिलियन बिल्डाइट्स, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर, यानी माध्यमिक भाषा कौशल है। क्या है माध्यमिक कौशल, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। यानी कि यहां पे समझ लेते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी बोलना और लिखना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना, स्पीकिंग एंड रीडिंग तो बोलना और पढ़ना। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी सेकेंडरी लैंग्वेज की यहां पे बात हो रही है, तो सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी रीडिंग एंड राइटिंग हो जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो इसमें देख लेते हैं, यहां पे हो जाता है शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर, यानी वो पात्र है शिक्षक के पद का। तो टू, फ्रॉम, फॉर, विद, तो किसके पद का, तो सी ऑप्शन यानी फॉर, इसके लिए शी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ टीचर यानी फॉर। तो यहां पे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या शब्द में कितने अक्षर हैं, 2, 4, 3, 5। तो कितने अक्षर हैं, तो इसमें बी यानी कि 4 हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वीरा ए रिच मैन, आई डैश डैश यू।
वुड हेल्प, हेल्प, वुड हैव हेल्प्ड, नॉन ऑफ दीज, यानी रिक्त स्थान भरें, यदि एक अमीर आदमी होगा तो मैं, वुड हेल्प, हेल्प, वुड हैव हेल्प, नॉन ऑफ दीज, यानी मदद करेगा, मदद, मदद की होगी या इनमें से कोई नहीं, तो वुड हैव हेल्प यानी कि मदद की होगी। तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटिव टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न, यानी कि यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध है शब्द पैटर्न से, या आपका हो जाता है वाक्य पैटर्न से, उसके बाद आपका हो जाता है ए और बी दोनों से, या हो जाता है पत्र पैटर्न से, यानी लेटर पैटर्न तो पत्र पैटर्न से। तो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बोथ ए और बी राइट हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट मी, तो टू, फ्रॉम, फॉर, विद, यहां पे क्या कह रहे हैं, उसे ए से बहुत लगाव, किसे, तो ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन मी, तो यहां पे हो जाता है टू या फ्रॉम या फॉर या विद, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि फॉर। विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि के माध्यम से किन प्राथमिक कौशलों का विकास किया जाता है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो सुनना और बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग एंड राइटिंग, सुनना और लिखना, स्पीकिंग एंड रीडिंग, तो बोलना और पढ़ना, तो इसमें राइट आंसर आपका रीडिंग एंड राइटिंग हो जाता है। यहां पे प्राइमरी स्किल की बात हो रही है, प्राइमरी स्किल में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, तो ये प्राइमरी स्किल हो जाता है, यहां पे आपका यही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज सब्सट्रैक्शन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसको समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नॉन एज, तो जो प्रत्यक्ष विधि है और भी इसमें नाम है, तो वो कौन नाम से जाना जाता है, ये यहां पे पूछ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्सट्रैक्शन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद, या नेचुरल मेथड प्राकृतिक विधि, या फिर आपका हो जाता है डॉक्टर वीएस की नई पद्धति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नेचुरल मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड। बिवेयर डॉग्स, यानी सावधान कुत्तों, फ्रॉम, टू, ऑफ, नॉन ऑफ दीज, तो इसमें यूज होगा सी यानी ऑफ। आप लोग इसका मतलब समझ चुके होंगे, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए यहां पे नहीं बताया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर इंग्लिश एज ए फॉरजन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग कंप्रहेंशन टू मेंटेन ऑफ इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वेकेबलरी एंड ग्रामर, नॉन ऑफ दीज। यहां पे क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी को विदेशी या दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, समझने की यानी सुनने की समझ, लिसनिंग कंप्रहेंशन मतलब सुनने की समझ, टू मेंटेन ऑफ इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, संवादात्मक और संचारी दृष्टिकोण बनाए रखना, वेकेबलरी एंड ग्रामर, तो शब्दावली और व्याकरण, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाता है टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज या नॉन ऑफ दीज। इसमें क्या कह रहे हैं कि लैंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ, भाषाई का अध्ययन, पशु भाषा या मानव भाषा, यहां पे देख सकते हैं आप, ये पशु भाषा हो जाती है, ह्यूमन लैंग्वेज यानी मानव भाषा हो जाती है, या आपका हो जाता है बैड लैंग्वेज यानी खराब भाषा हो जाता है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी ऑप्शन हो जाता है, ह्यूमन लैंग्वेज। विच इज अ रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन ऑफ अबव, यानी कि क्या कह रहे हैं, विच इज ए रिसेप्टिव स्किल, तो ग्रहणशील कौशल कौन सा है, यानी कि देखिए रिसेप्टिव स्किल यानी ग्रहणशील स्किल, तो सुनना, बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना हो जाता है, राइटिंग मतलब लेखन हो जाता है, नॉन ऑफ दिस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो लिसनिंग हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पे क्वेश्चन हो जाता है एडवर्ड ऑफ कोवर्ड इज, यानी डरपोक का क्रिया विशेषण है, कोवर्ड, कोवर्डली, या आपका हो जाता है कोवर्डाइज या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो बी हो जाता है, यानी कि कोवर्डली। एंटोनिम्स ऑफ बोन इज शार्प, कोर्स, सिविल, नॉन ऑफ दिस, यानी वरदान का विलोम शब्द है। तो इसमें जो विलोम शब्द है वो कौन सा हो जाता है, तो बी कोर्स हो जाता है, यानी कि अभिशाप हो जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट
क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने की सीधी पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आई। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या सब्ट्रैक्शन टेबल मेथड या बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड यहां पे हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर जान लेते हैं, पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, यानी अनुवाद सह व्याकरण विधि हो जाती, प्रतिस्थापन तालिका विधि हो जाती, द्विभाषीय विधि हो जाती, या संरचनात्मक सह स्थितिजन्य दृष्टिकोण विधि हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो राइट आंसर जान लेते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, यहां पे ये 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न हो जाता है। तो इसमें रचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध है, यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध है। शब्द पैटर्न हो जाता है, वाक्य पैटर्न हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, या लेटर पैटर्न, तो दोनों हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति है इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या अमेरिका, तो इंग्लैंड हो जाता है, ये राइट आंसर है। कहीं कहीं पे फ्रांस, लेकिन इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस या डिफरेंटली या नॉन ऑफ दिस, यानी क्या कह रहे हैं, भिन्न का विशेषण है। डिफर मतलब भिन्न होता है, तो एक अलग, अंतर, अलग ढंग से, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डिफरेंट, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। व्हाट आर वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग या लिसनिंग राइटिंग। हिंदी समझ लेते हैं, दो उत्पादक कौशलों में से एक क्या है, सुनना बोलना, सुनना लिखना, बोलना लिखना या सुनना लिखना, तो स्पीकिंग राइटिंग यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, H.E. पामर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या ओ जेस्पर्सन, यानी यहां पे इसकी हिंदी ये हो जाती है, प्रतिस्थापन तालिका विधि किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो डॉक्टर वेस्ट के द्वारा, या H.E. पामर के द्वारा, या प्रोफेसर C.J. डॉटसन के द्वारा, या ओ जेस्पर्सन के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है H.E. पामर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी भाषा सीखना शुरू होता है, किससे शुरू होता है, तो रीडिंग यानी पढ़ने से, स्पीकिंग यानी बोलने से, लिसनिंग यानी सुनने से, राइटिंग यानी लिखने से। तो किससे स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लिसनिंग से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन यानी लिसनिंग यानी सुनना हो जाता है, ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, क्या कह रहे हैं, ध्वन्यात्मकता का विज्ञान है। रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लेखन, और आपका हो जाता है साउंड यानी ध्वनिया, और प्रोनाउंसिएशंस यानी उच्चारण हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो साउंड हो जाता है, यानी फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ध्वन्यात्मकता का विज्ञान है, ध्वनियां हैं, तो इस तरह साउंड्स हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, तो सक्सेसफुल, सक्सेड, सक्सेसफुली या सक्सेडिंग, तो इसमें आंसर जान लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज यानी सफलता का विशेषण है। सक्सेसफुल यानी एक सफल, सक्सेस यानी सफल, सक्सेसफुली यानी सफलता पूर्वक, और सक्सेडिंग यानी सफल होना। तो इसमें राइट आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुल, यानी सक्सेस का जो एडजेक्टिव हो जाता है यानी विशेषण हो जाता है वो हो जाता है सक्सेसफुल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चल क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डॉट डॉट नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। इसकी पहले हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर की तरफ चलते हैं, यानी ज्ञान खतरनाक चीज है। अब ज्ञान खतरनाक चीज कैसे है, लिटिल यानी थोड़ा, ए लिटिल यानी थोड़ा सा, द लिटिल यानी छोटा, और लेस यानी कम। तो कौन सा नुकसानदायक है या कौन सा खतरनाक है, तो आपका हो जाता है बी, ए लिटिल, यानी थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, तो वो खतरनाक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नॉन एज, यानी अनुवाद सह व्याकरण विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। किस विधि के रूप में, क्लासिकल मेथड यानी शास्त्रीय विधि, कंपिटेटिव मेथड यानी प्रतिस्पर्धी विधि, और एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक विधि, और साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि। तो इसमें क्या है कि अनुवाद सह व्याकरण विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, तो क्लासिकल मेथड यानी कि शास्त्रीय विधि के रूप में भी जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है।
द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति है। तो कब है, तो कहां है, यानी द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति है इंग्लैंड में या फ्रांस में या इटली में या अमेरिका में। तो आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाता है। और सन की बात की जाए तो 1900 में, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश डैश द ट्रेन लेफ्ट, यानी मैं मुश्किल से उस स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई। अब यहां पे एज, देन, व्हेन या इफ, यानी एज के और देन से, उसके बाद व्हेन कब जब हो जाता है, और इफ यदि। तो यहां पे आपका व्हेन, जैसे मैं मुश्किल से उस स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई, इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी व्हेन हो जाता है। फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशंस, यहां पे इसकी पहले हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेम किया कब्जा शब्द से, यहां पे क्या हो जाता है, पॉसेसिव और पॉसेसिवेनियस या पॉसेसिवेली या पोसेसिस, तो स्वामित्व वाला या स्वामित्व या अधिकार पूर्वक या कब्जा हो जाता है। तो राइट आंसर पोसेस यानी कब्जा हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को पूरा करने के लिए सही शब्द चुने। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, करना ही होगा डैश कर्तव्य। वंस एक का, और हिज यानी उसका, हर यानी उसे, और अवर मतलब हमारा। तो इसमें क्या राइट होगा, तो इसमें ए ऑप्शन जो आपका वंस हो जाता है वो राइट हो जाएगा। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज आ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ट्रीवर्सी, रीडिंग सिस्टम, लर्नर, कॉन्ट्रेट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। संचारी दृष्टिकोण एक है, यानी द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज आ, यानी इसकी हिंदी हो जाती है संचारी दृष्टिकोण एक है। क्या है, विवाद वाचन प्रणाली, शिक्षार्थी केंद्रित, या ए और बी दोनों हो जाती हैं, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए हो जाता है, यानी कि आपका विवाद वाचन प्रणाली हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके और दृष्टिकोण हैं। क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है। सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी संचारी दृष्टिकोण हो जाता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑल ऑफ दीज, ये सभी मेथड्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज। Translation in any shape or form is benefits from the classroom, including the use of mother tongue and of the bilingual dictionary. Who say this statement? यानी यहां पे क्या कह रहे हैं, मातृभाषा द्विभाषा शब्दकोश सहित किसी भी आकार या रूप में अनुवाद को कक्षा से गायब कर दिया गया है। यह कथन कौन कहता है, तो जॉन कीट्स या मैनसन और पटेल हो जाते हैं, या रॉबर्ट पेरे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि मैनसन और पटेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्रिहेंशन सिंपली मींस, यानी समझ का सीधा सा अर्थ है। अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, यानी कि लिखित पृष्ठ को समझना। एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, लिखित पृष्ठ की व्याख्या करना। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी बोथ ए एंड बी हो जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्ड योर, यानी संचारी दृष्टिकोण से आपका सुधार क्या। राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल, लेक्चर स्किल व्याख्यान कौशल, और आपका हो जाता है प्रोजेक्शन स्किल यानी उच्चारण कौशल। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका सबऑर्डिनेट क्लासेस आर, यानी कि अधीनस्थ उपवाक्य है। क्या है, एडजेक्टिव क्लास यानी विशेषण उपवाक्य हो जाता है। एडवर्ब क्लॉज हो जाता है तो क्रिया विश्लेषण उपवाक्य हो जाता है, या आपका नाउन क्लासेस हो जाता है तो संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी हो जाते हैं। तो ये सभी हो जाते हैं, इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है
अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित वाक्य में विषय को रेखांकित करें। राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर फॉर देयर काइंड हेल्प, यानी राधा अपने शिक्षकों की दयालु मदद के लिए बहुत आभारी थी। टीचर यानी अध्यापक, और ग्रेटफुल यानी महान हो जाता है, काइंड यानी दयालु हो जाता है, और राधा, राधा एक नाम हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको देखना है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी का नाम, किसी शहर का नाम, इस तरह से हो जाता है। यहां पे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ब क्लॉज आर, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। टाइम यानी वक्त, प्लेस यानी स्थान, यानी पर्पस, कहते नहीं आपका पर्पस क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। पर्पस मतलब उद्देश्य हो जाता है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑल ऑफ दिस हो जाता है। क्वेश्चन है फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉय इज जंपिंग, निम्नलिखित वाक्य का संज्ञा खोजें। लड़का कूद रहा है। तो इसमें संज्ञा क्या है, द तो आप समझते हैं, इज है, और बॉय मीन्स लड़का, और जंपिंग, जंपिंग मीन्स कूदना हो जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य का संज्ञा खोजें। तो इसमें संज्ञा क्या है, तो संज्ञा लड़का है ना, तो इस तरह से बॉय हो जाता है। आपको संज्ञा तो अच्छी से आती है, अभी देखिए डिस्कस कर चुके हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी वस्तु का नाम, जिसको भी आप टच कर लें वो नाउन बन जाता है, वो संज्ञा बन जाती है ना। तो इस तरह से यहाँ बॉय है, तो आप जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी नाउन्स इज फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं। अब यहां पे आपको क्या देखना है, संज्ञाएं कितनी हैं। तो आगरा ये लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, आगरा यमुना के तट पर स्थित है। तो यहां पे आगरा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी आगरा हो गया है ना, किसी शहर का नाम हो गया। और क्या हो गया, यहां पे देखिए यमुना हो गया, यमुना नदी है ना। और क्या हो गया, तो इस तरह से आपके कितने हो जाते हैं, तो आपकी 3, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी नाउन्स, नाउन्स कितने हो जाते हैं 3, यानी कि 3। आपके ऑप्शन में भी था 3, 1, 2, 4, तो 3 ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर इस तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन हो जाता है which of the following completes the sentence no buses and taxis were running dash dash the road, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है कोई बस और टैक्सियां नहीं चल रही थी डैश डैश द रोड। यहां पर आपका हो जाता है एट यानी पर, इन मतलब में, और ऑफ का मतलब हो जाता है का, और ऑन मतलब ऊपर हो जाता है ना। तो जब कोई चीज किसी के अंदर से होकर गुजरती है तो ऑन। तो द बसेस एंड टैक्सीज वे आर रनिंग, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहां पे दौड़ रहे हैं, रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं। यहां पे ऊपर की बात आई है, रोड के ऊपर ही तो ये सब चलती है ना। तो ऑन हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस द थीव्स सा द पुलिसमैन एंड डैश डैश अवे। तो यहां पे समझ लेते हैं कि रैन या आपका हो जाता है रन, या रनिंग हो जाता है, या नॉन ऑफ दिस। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरा करता है, चोरों ने पुलिस वालों को देखा और डैश डैश दूर चले गए। तो रैन मतलब क्या होता है कि भाग गया, रन मतलब हो जाता है भागो, और रनिंग हो जाता है दौड़ना, और आपका डी ऑप्शन हो जाता है नॉन ऑफ दिस। तो यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज, यानी कि देखिए रन हो जाता है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड हो जाती है रैन, यानी आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो इस तरह से रैन राइट है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का है। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, मुझे वह पुस्तक मिल गई जो मैंने खो दी थी। कंपाउंड सेंटेंस है, या सिंपल सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या नॉन ऑफ दिस, यानी कि संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य है, या जटिल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स वाक्य यानी कि ये जटिल वाक्य हो जाता है, यानी आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस एक तेज ट्रेन है। राजधानी फास्ट यानी तेज, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस ही रहेगा, और द
तो द। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो ट्रेन है वो फास्ट है यानी तेज है। ट्रेन कैसी होती है? तो तेज होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर फास्ट यानी बी हो जाता है। क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा इज अ लार्ज नॉइजी सिटी। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण को रेखांकित करें। आगरा एक बड़ा शोर शराबा वाला शहर है। तो कैसा है? तो लार्ज है, आगरा है, सिटी है, नॉइजी है, या इसमें बहुत ए एंड बी ये दिए हुए हैं। तो कैसा है? देखिए आगरा कैसा है? बड़ा शहर है। तो वहां पे क्या होता है? वो बड़ा तो है ही है, प्लस आपका यहां पे समझ लेते हैं ए और डी क्यों सही है। तो लार्ज भी है यानी बड़ा भी है, और नॉइजी यानी मतलब शोरगुल वाला भी है। तो इस तरह से बोथ ए एंड बी ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आउल लिव्ड इन द होप ऑफ द ट्री। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया को रेखांकित करें। क्रिया, पेड़ के बिल में एक उल्लू रहता था। तो इसमें होल हो जाता है यानी छेद हो जाता। आउल यानी यहाँ पे आउल उल्लू है, यहाँ पे बाउल होना चाहिए, कटोरा है ना। किसमें रहता था ये चीज कह रहे हैं। और लिव्ड रहते थे, और ट्री तो पेड़ में। तो आउल यहाँ पे हो जाएगा, या होल हो जाएगा, या लिव्ड हो जाएगा, या ट्री हो जाएगा। तो किसमें रहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाता है, यानी कि लिव्ड यानी रहते थे। किसमें रहते थे? तो होल में रहते थे। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया को रेखांकित करें। कल रात राजा ने एक सपना देखा। तो इसमें किंग यानी राजा, हैड मतलब था, लास्ट यानी अंतिम, और ड्रीम यानी सपना हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है देखा था, यानी कि क्या है? द किंग हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। और इसमें ढूंढना क्या है? अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपका वर्ब हैड हो जाता है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इज। हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। दिया गया वाक्य किस प्रकार का है? कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य, और मिक्स्ड सेंटेंस यानी कि आपका हो जाता है मिश्रित वाक्य। तो ये आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जटिल वाक्य हो जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। आप लोग अच्छे से जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं। क्या यहां पे कह रहे हैं काल कितने प्रकार के होते हैं? टेंस यानी काल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 1 या 3। तो आप सभी लोग जानते हैं 3 टाइप्स होते हैं। एक प्रेजेंट हो जाता है, पास्ट हो जाता है, एक फ्यूचर हो जाता है। तो ये 3 हो जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में देखिए जो प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस अकॉर्डिंग आपकी 4 हो जाते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में कितने काल होते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में कितने टाइप होते हैं, ये पूछ रहे कितने टाइप होते हैं। जैसे 3 टेंस होते हैं, उसमें 4 टाइप होते हैं। तो ये चीज है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, तो इसमें भी आपको 4 ही होगा। तो फ्यूचर में कौन कौन से होते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। अब यहां पे देखिए पास्ट टेंस के बारे में पूछ लिया कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल को विभाजित किया गया है कितने भागों में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे ऑल ऑफ दीज होगा, और आपका एक टेंस इसमें रह जाता है क्योंकि 4 होते हैं ना प्रकार। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 हो जाते हैं। फिर है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ दिस। यहां पे देखिए सिंपल जो सिंपल होते हैं वही इंडेफिनिट होते हैं। तो यहां पे आपका फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आपका सेकंड ये हो गया। फिर थर्ड आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो थर्ड ये हो जाता है। अब 4 आपका रह जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये भी 4 हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस, ये राइट हो जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। 2, 4, 3, 5। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन यानी 5 हो जाता है। इसकी हिंदी जान लेते हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि पूर्व सर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5। तो 5 तरह के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम जनरल प्रीपोजिशंस आर, यानी कुछ सामान्य पूर्व सर्ग हैं। एट
तो एट का मतलब हो जाता है पर। एट का मतलब क्या हो जाता है? तो एट का मतलब हो जाता है पर। और उसके बाद आपका हो जाता है ऑन मतलब ऊपर, है ना, ऑन मतलब ऊपर। और इनका मतलब क्या हो जाता है? इनका मतलब हो जाता है मैं। इनका मतलब हो जाता है मैं, मतलब किसी के अंदर। एक यहाँ पे पाई लगेगी जो आपका एक ही मात्रा हो जाती है, इन माने अंदर होता है ना, तो में हो जाता है। यानी सम जर्नल प्रीपोजिशंस आर, तो एट मतलब क्या होता है? पर, ऑन माने ऊपर, और इन मतलब होता है मैं, ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी हो जाते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, संयोजक कितने प्रकार के होते हैं? संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाले, जो दो वाक्यों को एक कर दें, जोड़ दें, उनको क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। इसमें ये 2 टाइप्स होते हैं, 1 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं। यानी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 3 टाइप्स, यानी 3 प्रकार के होते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है और कोरिलेटिव होता है। काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कॉम्युलेटिव होता है, या अल्टरनेटिव होता है, या एडवर्सेटिव होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। यानी यहां पे ये कह रहे हैं समन्वय समुच्चयबोधक के प्रकार है। तो कॉम्युलेटिव होता है यानी संचयी, उसके बाद अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक हो जाता है, एडवर्सेटिव हो जाता है यानी प्रतिकूल हो जाता है, ऑल ऑफ दीज ये सभी हो जाते हैं। तो यहां पर भी आपका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, अधीनस्थ संयोजन के प्रकार हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका टाइम दिए हैं यानी कि समय, पर्पस दिए हैं, पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है? तो उद्देश्य होता है। और उसके बाद देखिए कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो कंडीशन का मतलब शर्तें होती, कहते नहीं कौन सी कंडीशन है यानी कौन सी शर्त है, ऐसे तो होता है, तो शर्तें हो जाती हैं। और ऑल ऑफ देम यानी वे सभी हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन यानी ऑल ऑफ देम हो जाते हैं, यानी कि ये जितने हैं वो सभी हो जाते हैं। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कुछ समान अधीनस्थ संयोजन है। कौन कौन से? एज लॉन्ग एज यानी जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? तो जब तक। ऑल थॉट यानी यद्यपि, कहते नहीं यद्यपि ऐसा हो जाता, ये ऐसी बात नहीं कहते यद्यपि, तो ऑल थॉट। और एज इफ यानी मानो, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो। ऑल ऑफ दिस तो आप लोग जानते हैं ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी हो जाते हैं। फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस, तो क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त उपसर्ग भरिए। सुधा जंप डॉट डॉट द रिवर, क्या कह रहे हैं? सुधा जंप द रिवर, सुधा कूद गई नदी। अब वो किसमें कूद गए? तो ये देखना है। तो ऑन मतलब ऊपर हो जाता है, इन मतलब में हो जाता है, यही तो होता है ना, ऑन मतलब पर होता है, और इन मतलब क्या होता है? इन मतलब में हो जाता है। और एट मतलब क्या होता है? तो एट मतलब पर होता है, लेकिन यहां पे लगना क्या है ये चीज देखेंगे। और इनटू मतलब क्या होता है? इनटू मतलब भी में होता है, लेकिन यहां पे यूज क्या करेंगे? क्योंकि वो कूदी है, जंप किया है उसने, जो सुधा है लड़की उसने जंप किया है, यानी इनटू। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त उपसर्ग भरे। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेंद्र मोदी एक डॉट डॉट सबसे महान प्रधानमंत्री। तो ऑन मतलब क्या हो जाता है? अभी देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑन मतलब होता है पर, ऑन मतलब पर, और एज मतलब के रूप में, है ना। और आपका ऑफ हो जाता है, का हो जाता है। और यानी देखिए एस का मतलब होता है कि कब, है ना, ऐसा होता है। और इन मतलब क्या होता है? में हो जाता है। तो इस तरह से कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें कौन सी प्रीपोजिशन फिल करनी है? तो इसमें आपको ऑफ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी यहां पे ऑफ का यूज होगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य में बदलना है। When the sunset we returned home, जब सूरज डूब गया तो हम घर लौट आए। अब यहां पे क्या करना है आपको? देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि संयुक्त वाक्य में है तो एक वाक्य में उसे लिखना है, तो वो सब चीजें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लस इसमें इतनी चीजें तो समझ में नहीं आ पाएंगे, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में चीजों को समझ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बहुत ही बारीकी से चीजों को बताया गया है।
देख लेते हैं। ए ऑप्शन आपका हो जाता है द सनसेट एंड वी रिटर्न होम, यानी सूरज डूब गया और हम घर लौट आए। बी ऑप्शन हो जाता है द सनसेट एंड वी विल रिटर्न होम, सूरज डूब जाएगा और हम घर लौट आएंगे। आपका सी ऑप्शन हो जाता है द सनसेट एंड वी रिटर्निंग होम, यानी सूरज डूब गया और हम घर लौट रहे हैं। द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम, सूरज डूब जाता है और हम घर लौट आते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, सूरज डूब गया और हम घर लौट आए। क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल द प्रीपोजिशंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य का पूर्व सर्ग भरिए। आई शेल कम डॉट डॉट एंड आवर, मैं आऊंगा डॉट डॉट और घंटा। तो एट मतलब क्या होता है? एट मतलब होता है पर। एट का मतलब क्या होता है? पर हो जाता है। और टू का मतलब क्या हो जाता है? तो को हो जाता है। और आपका इन मतलब में हो जाता है किसी के अंदर, जैसे आप रूम में हैं, घर में हैं, इस तरह से में। और ऑफ का मतलब होता है बंद। एक ऑफ का मतलब होता है का की, जैसे है ना। और एक ऑफ, जैसे ऑन ऑफ की कोई चीज ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो वो हो जाता है बंद। तो यहां पे क्या आपका जो प्रीपोजिशन है वो क्या फिल करी जाएगी? तो आई शेल कम डॉट डॉट एंड आवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि इन हो जाता है। आई शेल कम इन एंड आवर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 69 नंबर जो क्वेश्चन हो जाता है वो है द ट्रेन वाज पासिंग डॉट डॉट ए टनल। टनल तो क्या कह रहे हैं? रेलगाड़ी एक सुरंग से गुजर रही थी। अब कहां से? टनल यानी सुरंग से गुजर रही थी। अब कोई चीज जब गुजरती है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? तो इनका मतलब होता है मैं। पहले हम हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आप देखिए इसमें क्या चीज फिल करी जाएगी। तो इन मतलब में हो जाता है ऑल। थ्रॉट का मतलब हो जाता है के माध्यम से, के माध्यम से। और उसमें अपॉन का मतलब हो जाता है पर, और फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। तो अभी आप ही समझ ले इसमें क्या फिल किया जाएगा। रेलगाड़ी एक सुरंग से गुजर रही थी, कोई चीज उसके बीच से गुजर रही है ना, तो के माध्यम से, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो थ्रोड हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ही इज नॉट एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑन। ऑन मतलब पर, अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बार बार डिस्कस करने से क्या होगा, चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और फिर से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ऑन मतलब पर हो जाता है और एट मतलब क्या हो जाता है? एट मतलब भी पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिल क्या करेंगे ये चीज देखना है। फॉर मतलब क्या हो जाता है? तो के लिए हो जाता है, के लिए हो जाता है। और इन मतलब क्या हो जाता है? तो इन मतलब में हो जाता है। अब इसमें क्या फिल करेंगे? ही इज नॉट एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट। तो सी ऑप्शन फोर हो जाता है, के लिए। क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए अप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी आपका हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों को उचित संयोजक यानी संयोजकों से भरिए। ही इज वेरी पुअर डॉट डॉट ही इज हैप्पी, वह बहुत गरीब है डॉट डॉट वह खुश है। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? एज विल एज। एज विल एज मतलब साथ ही, एज विल एज का मतलब साथ ही। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए। जब आपको हिंदी पता होगी तो आप ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे कि ये इसकी इंग्लिश है, फिर इसकी हिंदी ये हुई है और इसका मतलब ये है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। येट मतलब क्या होता है? अभी तक। येट मतलब क्या होता है? अभी तक। और नेदर मतलब क्या हो जाता है? ना तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन, यानी येट, यानी अभी तक। ही इज वेरी पुअर येट ही इज हैप्पी, यानी कि वह बहुत गरीब है अभी तक लेकिन वो खुश है ना। अभी तक वो गरीब है लेकिन वो खुश है, तो यहां पे येट का यूज होगा। अब देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हो जाता है। यहां पे क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त अधीनस्थ समुच्चय बोधक से भरिए। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डॉट डॉट दैट और दैट, वह किताब और भी दिलचस्प है। डॉट डॉट की, यानी दैट का मतलब की। अब बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और एज का मतलब क्या होता है? के रूप में, है ना। उसके बाद इफ का मतलब क्या हो जाता है? यदि हो जाता है। और आपका देन का मतलब क्या हो जाता है? तो देन का मतलब आपका से हो जाता है। अब इसमें क्या फिलअप करना है तो देख लेते हैं। इसमें दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, यानी से। यहां पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। क्या कह रहे हैं यहां पे? तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी। इस प्रकार की चित्र रचना के लिए एक अच्छी योजना होगी।
क्या होगी? इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? तो परिचय होता है। क्या होता है? तो परिचय होता है। बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, यानी रचना का मुख्य भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो रचना का मुख्य भाग, रचना का मुख्य भाग हो जाता है। उसके बाद कंक्लूजन हो जाता है, तो इसमें निष्कर्ष, निष्कर्ष हो जाता है, लिख देते हैं, निष्कर्ष हो जाता है। ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी उत्तर, ये जितने ये हैं, जैसे आपके जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी सही हैं, यही उत्तर है। तो इसमें समझ लेते हैं कौन सा राइट है, तो ये सभी राइट है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ लेटर्स, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप्स, 5 टाइप्स। तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, तो देख लेते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्मली फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर। तो क्या कह रहे हैं ये? अच्छे पत्र की सामग्री क्या है? हेडिंग यानी शीर्षक हो जाता है, और ग्रेटिंग हो जाता है, और यानी स्टार्टिंग में जैसे ग्रेटिंग है ना, कोई चीज आप लिखते हो तो इंट्रोडक्शन देते हो, वो चीज हो जाती है। बॉडी ऑफ लेटर यानी पत्र का मुख्य भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पत्र का मुख्य भाग, ये भी बहुत जरूरी है, पत्र का मुख्य भाग, मुख्य भाग। ऑल ऑफ दिस, ये सभी, तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ दिस यही राइट हो जाएगा, यानी कि हेडिंग भी जरूरी है, ग्रेटिंग भी जरूरी है, बॉडी ऑफ लेटर भी जरूरी है, यानी ऑल ऑफ दिस। हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज experiences already gained at starting point of our work। क्या कह रहे हैं कि कौन कहेगा, सिखाने के लिए हमें अपने काम के शुरुआती बिंदु के रूप में पहले से प्राप्त अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो कौन कहेगा? तो पहले आपके हो जाते हैं रूबर्न हो जाते हैं, बाइंडिंग और बाइंडिंग हो जाते हैं, और आपके हो जाते हैं लेस्टर भी स्ट्रेट हो जाते हैं, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका रूबर्न हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। द पॉपुलर फॉर्मेट आर, लोकप्रिय प्रारूप है, ए हो जाता है हर्बर्टियन दृष्टिकोण, यानी हर्बर्टियन अप्रोच, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। उसके बाद मॉरिसन दृष्टिकोण, यानी मॉरिसन अप्रोच हो जाता है, मॉरिसन अप्रोच यानी दृष्टिकोण हो जाता है। इवोल्यूशन अप्रोच यानी मूल्यांकन दृष्टिकोण हो जाता है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी हो जाते हैं, तो इसका भी आपका जो आंसर हो जाता है वो ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्व सक्रिय चरण है। प्लानिंग, यानी प्लानिंग मतलब योजना होता है, आप सभी लोग परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये चीजें सुन रहे हैं। तो प्लानिंग मतलब योजना होता है, और एक्सुलेशन होता है निष्पादन। क्या होता है? तो निष्पादन होता है, और आपका हो जाता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन होता है। क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है। ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।